मैं हूं अक्सर रोशन और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ सकते हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के कोर्स में। और इसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी एमसीक्यूज़ आइसोमेरिज्म के एक दो मतलब एक ईयर के गैप के साथ आते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया, आई थिंक सो, लेकिन नहीं, चलें कोई नहीं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है तो आप ये गेन कर लें। अच्छा ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस आइसोमेरिज्म के टॉपिक को हम लोग सबसे पहले इस फिनोमिना को समझते हैं कि ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। और मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं सिंध की बुक के साथ साथ पंजाब की टेक्स्ट बुक से भी पॉइंट्स को गैदर करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इस ईयर के स्टूडेंट का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कुछ पंजाब के मेजर पॉइंट्स को मतलब गैदर कर लिया है कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जैसे ही ख़त्म हो जाए, आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक ओपन करनी है। अब आप सिंध के स्टूडेंट हो तो सिंध बुक आप ओपन करें, और पंजाब के स्टूडेंट हैं तो आप पंजाब की बुक ओपन करें और रीड करें इस टॉपिक को। देखिए, हर रोज़ अगर आप एक बुक से एक टॉपिक भी मैक्सिमम रीड कर रहे हैं ना, तो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पर ये बात मैं कंक्लूड करूँगी, बुक रीडिंग बिल्कुल भी गलती से आपको लीव नहीं करनी। ठीक है, ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बार बार बता चुकी हूँ, मैं अब भी आप लोगों को बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद आपको यही टॉपिक अपनी बुक से रीड करना है और अपने सर के लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू करना है कि क्या चीज़ें हैं जो मैंने मिस की हैं, या क्या चीज़ें हैं जो आपके सर ने मिस की हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप अपने नोट्स में फिर बनाकर एक सेट बना लें अपना, कि लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो और सामने मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये डेफिनेशन हमारे मतलब मेरे सर नवेद ने सेकेंड ईयर में लिखवाई थी, और मैं उन्हीं के नोट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे उनके नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की, उन बोर्ड्स को मतलब कलरफुल मार्कर से फिल किया, तो मैं उस नोट्स को ज़्यादा अहमियत देती हूँ बनिस्बत अपनी बुक की डेफिनेशन से, जो मेरी अम्मी ने भी पढ़ी थी। तो मैं ऐसी डेफिनेशंस को नहीं याद कर रही होती, ना ही उनको पढ़ रही होती हूँ। लेकिन अगर बुक की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं। अगर आप पंजाब की बुक से रीड कर रहे हैं और या आप सिंध की बुक से रीड कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो समझ जाइएगा वो मेरी वालदा साहिबा है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से। तो इट इज़ the phenomena in which any hydrocarbon molecule can rearrange itself in such a way that it can form new molecules having same chemical formula but different structures. आइसोमेरिज्म क्या है? एक फिनोमिना है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या कोई भी एक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है, ऑलरेडी एक कंपाउंड बना हुआ है, लेकिन वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स को रीअरेंज करे, उनकी जगह चेंज करे। ठीक है, एक ऐसे तरीके से कि एक नया मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाए, लेकिन उस नए मॉलिक्यूल में उसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ हो, उनके एटम्स की पोजीशन चेंज हुई हो, लेकिन उसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो सेम रहे। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आइसोमेरिज्म में जो है वो केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और मॉलिक्यूलर मास। देखिए मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, क्वारंटीन का असर है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, और क्या था, हाँ, और एम्पेरिकल फॉर्मूला।
ये तीनों चीज़ें भी केमिकल फॉर्मूला के साथ सेम रहती हैं। चेंज क्या होगा? सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने एटम्स को रीअरेंज कर रहा है, उनकी पोजीशन चेंज कर रहा है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके सामने लेकर आ रहा है, लेकिन उनका केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और इवन मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने आप को रीअरेंज करते हैं या आइसोमेरिज्म के प्रोसेस में कंसीडर किए जाते हैं, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल अल्फाजों में मैंने समझाने की कोशिश की है और इस बार मैंने अपनी ज़रा स्पीड को भी हल्का रख के आपको समझाने की कोशिश की है। वॉल्यूम तो मेरी वैसे ही तेज़ है, लेकिन मैंने स्पीड पे थोड़ा सा काम कर रही हूँ जो शायद आप लोगों के बहुत काम आए इंशाल्लाह। तो अब हम लोग आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई हो तो अब हम आगे चलते हैं, और अगर समझ नहीं आई हो तो माउस पे क्लिक करें और वीडियो बैक करें, दोबारा देखें, ठीक है। अब हम लोग आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ हो तो आप लोगों के सामने ऐसे बहुत से वर्ड्स होंगे जिनको देखकर आप बोल रहे होंगे कि ये तो हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया या ये हमारी बुक का पार्ट नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो क्लासिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर की है वो आइसोमेरिज्म की करेक्ट क्लासिफिकेशन है, जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के कोर्स में भी इसमें से आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की। सिंध की बुक में, पंजाब की बुक में टॉटोमेरिज्म भी है और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है, ठीक है। लेकिन हमारे एमकेट के सर ने हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी एक नो हाउ दे दिया था। तो अगर मैं आप लोगों से इन शॉर्ट एक बात कहूँ तो ये पूरी आइसोमेरिज्म मैंने अपने सेकेंड ईयर के साल में पढ़ लिया था, और इससे मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया और नहीं, क्योंकि इनके एमसीक्यूज़ आते हैं, इसके एमसीक्यूज़ भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंजाब बुक में मेंशन्ड है, और मैं आपको मैंने अभी बताया कि मैं पंजाब बुक के पॉइंट्स को भी मतलब हाईलाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ये आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें होगा क्या, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रही कि इसकी डिटेलिंग में चले जाएं, आप लोग ये देखें, आपकी इसके एग्जाम्पल्स याद करने लग जाए, नहीं, मैं आपको इस पर कोई ऐसा जोर नहीं देने वाली हूँ, लेकिन बस आपको एक नो हाउ होना चाहिए कि इस आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, कि अगर आपके सामने कोई भी ब्लैंक आ जाए तो बस आपको पता होनी चाहिए कि ये ब्लैंक देखें इस टॉपिक से और इस टॉपिक में इस तरह का एक फिनोमिना हुआ था, ठीक है। तो अगर हम लोग आइसोमेरिज्म को देखें तो आइसोमेरिज्म को 2 ग्रुप्स में हम लोगों ने ब्रेक किया हुआ है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 टाइप्स हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। इसी तरह स्टेरियो आइसोमेरिज्म की 2 हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इन दोनों की भी दो हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर आप लोगों ने ना वैसे अगर नोमेनक्लेचर किए होंगे ना तो इन दोनों की ना आपके पास सामने बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, लेकिन क्योंकि आप लोगों के कोर्स में ये नहीं है या आपके सर ने आपको नहीं पढ़ाया तो आपको नहीं वहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर आते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और इनकी जो टाइप्स हैं ये हमें इसमें कौन से आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप अगर अच्छा मैं आपको लोगों को ना नाम से डिफाइन करती हूँ, तो आप लोग इसमें नाम से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर आइसोमेरिज्म का फिनोमिना होगा, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल है, उनके एटम्स की अरेंजमेंट बस चेंज होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्या यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो या आप उसे कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर एटम्स होते हैं। उस एटम की स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, सिर्फ उसमें डिफरेंस आएगा और कुछ भी नहीं हो रहा है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफरेंस आएगा। ये है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसके एक हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरह हो रहा है। आपको ये तो पता होगा ना, ब्यूटेन किसे कहते हैं,
ब्यूटेन जो है वो एक एल्केन है और ब्यूट का मतलब होता है 4 एटम्स हों जिसमें 4 कार्बन एटम्स हों। तो ये हमने एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये क्या है? ब्यूटेन। और अगर मैं आपसे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूं तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि एक स्ट्रेट जा रहा है ना, बिल्कुल सीधा। अब इस एन ब्यूटेन के अंदर हम लोग आइसोमेरिज्म का फिनोमिना अगर करें, अब इस एन ब्यूटेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना कर रहे हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि एक मिथाइल का ग्रुप यहाँ रखा हमने और मिथाइल का ग्रुप हमने यहीं एंड और शुरू में रहने दिया, ठीक है। ये जो दो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, इसको पता नहीं मिथाइलिन ग्रुप्स कहते हैं, मे बी सो, याद नहीं आ रहा मुझे। इसका एक एच अगर हम इसे दे दें तो ये मिथाइल बन जाएगा, ठीक है, और ये CH रह जाएगा। तो CH और ये CH3, सही है। तो ये हमारे पास एक ब्यूटेन बन गया। ये दूसरा ब्यूटेन है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसकी एटम्स की अरेंजमेंट हम लोगों ने चेंज कर दी है और ये एन ब्यूटेन से आइसो ब्यूटेन बन गया, ठीक है। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने कोई एक नया एलिमेंट लाकर इधर उधर नहीं किया। हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला जो H इसके साथ अटैच था वो इससे अटैच्ड हो गया, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप बन गया और मिथाइल ग्रुप को हमने चेन से बाहर लिया है और ये यहाँ पर आपके पास बन गया आइसोब्यूटेन। और अगर आपको आइसो, सेकेंडरी, ये सारी टर्म्स से आप अगर आगाह हों तो आपको पता होगा कि आइसोब्यूटेन, आइसो का वर्ड हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो हमारा मेन कार्बन था उससे 3 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और 1 हाइड्रोजन है। जब 1 हाइड्रोजन होता है और 3 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वो आइसो स्ट्रक्चर कहलाता है। इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो हम लोग बनाएंगे और फिर उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो अगेन मैं वही कहूँगी कि वीडियो बैक करें और इस पॉइंट को पहले क्लियर करें और फिर हमारे साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक एक करके उनकी टाइप्स को जल्दी जल्दी देखते हैं और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ना हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे सर ने हमसे किए थे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि मैंने एग्जाम्पल आपको दी ब्यूटेन की, जिसमें 4 कार्बन्स होते हैं। मीथेन यानी 1 कार्बन कंपाउंड, इथेन यानी 2 कार्बन कंपाउंड और प्रोपेन यानी 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ एल्केन सीरीज, उसमें आइसोमेरिज्म का फिनोमिना नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पीटीबी को पढ़ने के दौरान मुझे ये पॉइंट्स भी मिले कि जब 4 कार्बन कंपाउंड है तो उसके 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। जैसे कि ये ब्यूटेन था, इसका 1 आइसोमर ये बन गया, 1 आइसोमर ये बन गया, यानी 2 आइसोमर्स बन गए। इसी तरह अगर 5 कार्बन कंपाउंड होगा तो 3 आइसोमर्स बन सकते हैं और अगर 6 कार्बन कंपाउंड होगा तो 5 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे रीडिंग के दौरान मिल गए। क्या पता आप जब रीडिंग करें तो आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, तो वो आप अपने नोट्स में अपने साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके उनकी टाइप्स पर आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप से, जो है चेन आइसोमेरिज्म। अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ तो जब मैंने पहली बार टॉपिक पढ़ा था तो चेन आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोई फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि मैंने जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बताया ना वही डेफिनेशन चेन आइसोमेरिज्म की, कि उसमें क्या होगा कि एक कार्बन की चेन है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। कार्बन की चेन्स है ना, इनकी जगह शिफ्ट कर दें। कैसे कर सकते हैं, चलें। हमने बोला था ये है कितने, 1 2 3 4 5, ये है पेंटेन यानी 5 कार्बन है तो इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। याद आई मेरी पहली वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। एक तो आइसोमेरिज्म यही हो गया, ठीक है। दूसरा आइसोमेरिज्म चलें देखते हैं ये क्या हो सकता है। दूसरा आइसोमेरिज्म हमारे पास ये हो सकता है कि हम इस एक CH3 को ब्रांच की फॉर्म में ले आएं, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। एक कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ये आपको याद रखना है कि एक कार्बन में सिर्फ 4 वैलेंसीज होती हैं। इस कार्बन का देखें एक बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है और एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड आपको बनाकर दिखाना है तो ये ऊपर दिखेगा, ठीक है। और जो चौथा बॉन्ड होगा उससे आपने ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया।
तो ये दूसरा आइसोमेरिज्म बन गया। अब तीसरा आइसोमेरिज्म अगर हम बनाना चाहें तो हम लोग एक और मिथाइल ग्रुप को ब्रांच की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। कैसे? CH3 और CH3 और ये CH3, ठीक है, ये थर्ड आइसोमर हो गया। लेकिन अब देखिए इसके नाम ना चेंज हो गए। ये है नॉर्मल पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन। आइसो का मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में अभी आपको समझाया है। और ये है न्यू पेंटेन, ठीक है। इसमें क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को चेंज किया। स्ट्रक्चर में एटम्स की जगह को इधर से उधर किया, सिंपली हमने ये किया। न्यू पेंटेन क्या होता है कि मेन कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन ना हो, क्या हो, 0 हाइड्रोजन हो, और फिर 4 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे बॉन्ड के साथ लगाकर। आई होप कि आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ आ गया हो। और अब हम लोग अपने सेकंड आइसोमेरिज्म की टाइप पर चलते हैं, जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म से हमें ये तो समझ आ गया कि हमें चेंजेस लेकर आने, लेकिन पोजीशन के वर्ड से ना हमें एक और आइडिया मिल रहा है कि पोजीशन में चेंज लेकर आने, लेकिन किसकी पोजीशन में? लाइक इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस को, जो फंक्शनल ग्रुप हमारे दिए हुए होंगे उनकी पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। पोजीशन को क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। अब इसकी भी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैं एग्जांपल्स बना कर रखती हूँ क्योंकि मेरी बहन बहुत ही थकी हुई है। व्हाटएवर, हाँ ऐसे नहीं देख, मुझे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हमने ली है और ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप तलाश करने जाएं तो ये हमारे पास क्लोरीन आ गया है, जो एक हैलाइड है। इसकी पोजीशन को चेंज करके हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म हासिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस Cl को उठाकर हम लोग कोई सी और कार्बन के साथ अटैच कर लें। जैसे के साथ हम इसको इससे अटैच कर सकते हैं, और जो इसका एक H होगा, इसका जो एक H होगा वो इस H के साथ लग जाएगा। लाइक वैलेंसीज को हमें सेटिस्फाई भी करना है। आई होप कि आपको कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने आता हो, मैं इसलिए इतना नॉर्मली लेकर चल रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने नोमेनक्लेचर खुद आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वो वैलेंसीज सेटिस्फाई करना सीखी है या नहीं सीखी। तो जैसे कि मैं आपको इस एक मॉलिक्यूल को ओपन करके दिखाती हूँ कि ये इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं। ये 3 हाइड्रोजन लग गए, एक बच गया तो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब इसके ये 4 बॉन्ड्स हो गए, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लग गए, सही है। और ये जो चौथा बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन के साथ लग गया, इसके भी 2 हाइड्रोजन है। और इसका जो 4th बॉन्ड है लास्ट, वो हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ लग गया। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से हटेगा तो इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो क्लोरीन है हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो जिसकी जगह जाएगा ना, उसका जो एटम है वो इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा, CH3 CH CH3 Cl, ठीक है। पहले इसका क्या नाम था हमारे पास, ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये अब सेकंड कार्बन पर है, तो ये हमारे पास हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। आइसोमेरिज्म, इट्स ऑल अबाउट व्हाट? आइसोमेरिज्म। आपको गेम खेलने आनी चाहिए, मतलब इसमें भी आपको मस्ती करनी है। एक एटम को उठा के उसकी दूसरी जगह पे लेकर जाना है, और वहां जो एटम है उसको उठाकर आपको दूसरी जगह पे लेकर आ जाना है। आपको एक और चीज बताती हूँ मैं, इसके बाद जो हमारे पास आइसोमेरिज्म आएगा ना, वो होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें और उसमें ना फर्क है। इस आइसोमेरिज्म में हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। हमने Cl को चेंज नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज किया। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, याद करने वाला पॉइंट है कि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं वो इन फंक्शनल ग्रुप्स में होते हैं। कौन कौन से? अल्कोहल में होते हैं, OH जो फॉर्मूला है, हैलाइड्स में होते हैं जैसे कि क्लोरीन की हमने एग्जांपल ली, अमाइंस में होते हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म उन फंक्शनल ग्रुप्स में होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ओके।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड आइसोमेरिज्म की तरफ। अब हमारी थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। और अगर आप लोगों ने मेरी बातों को सही से सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप में हमें क्या करना है, कि हमें फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज करना है। फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज कर सकते हैं? एलिमेंट्स ना चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल्स ना चेंज हो जाए, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप देखिएगा, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा जिसमें हमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, इससे पहले ना मैं आपको इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एक जो बला है ना, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म उन फंक्शनल ग्रुप्स में होता है जिनके जो जर्नल फॉर्मूला होते हैं ना वो सेम होते हैं। जैसे कि ईथर्स और अल्कोहल के बीच में जो आइसोमेरिज्म होगा ना, यानी अल्कोहल को चेंज करें तो वो ईथर बन सकता है, और अगर ईथर का स्ट्रक्चर हम लोग चेंज करें तो वो अल्कोहल बन सकता है। उसी तरह एल्डिहाइड को कीटोन बनाया जा सकता है और कीटोन को एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। कैसे? स्ट्रक्चर को चेंज करके, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म करके। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जर्नल फॉर्मूला सेम है। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि जैसे अभी हमारे पास आ गया एक है ईथर। ये क्या है? डाइमिथाइल ईथर है। ईथर को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं? अल्कोहल में। कैसे? देखिए ऐसे, ये है हमारे पास O जो हमारे पास सेंटर में आया हुआ है। इस O को अगर हम लोग इस CH3 के एक H के साथ कंबाइन कर दें तो हमारे पास OH आ जाएगा। बात पकड़िएगा, मैं ये कह रही हूँ कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो सेंटर में राज कर रहा है, अगर इस ऑक्सीजन को हम इस मिथाइल के एक H के साथ कंबाइन कर लें तो हमारे पास OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाएगा, जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? CH3 CH2OH। ये हमारे पास बन गया मी नहीं बनेगा, ये 2 कार्बन है ना, तो इथेनॉल। ठीक है, और ये हमारे पास था मिथॉक्सीमीथेन। ये सब नोमेनक्लेचर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सब या आप इसको डाइमिथाइल ईथर भी कह सकते हैं, डाइमिथाइल ईथर। ये सब नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इंशाल्लाह मैं नोमेनक्लेचर का टॉपिक भी कवर करूंगी। लेकिन मैं चाह रही थी कि इनको पढ़ने से पहले हम लोग ये आइसोमेरिज्म जैसे थियोरेटिकल टॉपिक्स जो नहीं होते जिनको आपको याद करना है, वो हम लोग पहले पढ़ लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मतलब समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म था जी। चले हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की टाइप पर, जो है हमारा मेटामेरिज्म। देखिए, मेटामेरिज्म को समझने के लिए ना आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, जो माशाल्लाह से आप लोगों के पास है। बस उसको ना यूज़ करना है आपने। ठीक है, जो आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो तक लेकर आए हैं, तो बस अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करें। ख़त्म नहीं होंगी, इंशाल्लाह नहीं ख़त्म होंगी। इनको यूज़ करके ना और बढ़ी जाती हैं, ये इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मेटामेरिज्म को समझने के लिए पहले हम लोग एक चीज़ ये समझते हैं कि मेटामेरिज्म ना ही पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ना ही फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेन के मसले ओह माय गॉड, कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा ना, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। देखिए, ये सारी कंडीशंस हैं, मेटामेरिज्म के लिए बता रही हूँ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पहले ना सिर्फ सुनते जाइएगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट होगा। और मेटामेरिज्म में जितने भी आइसोमर्स होंगे वो सेम होमोलोगस सीरीज से होंगे। सेम होमोलोगस सीरीज होने का मतलब ये है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। मेटामेरिज्म में ये तीन चीज़ें कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट होगा। डाइवैलेंट का क्या मतलब होता है? यानी उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? डाई यानी 2, यानी वो 2 बॉन्ड्स बना रहा हो, इस तरह या इस तरह, लेकिन सिर्फ 2 बना रहा हो। ठीक है, 2 यानी डाइवैलेंसी हो उसकी। और सेम होमोलोगस सीरीज यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे। तो मेटामेरिज्म में ऐसा क्या चेंज लेकर आएंगे कि मेटामर्स बन जाए हमारे पास? तो हम क्या करेंगे कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप के
एक क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मैं ए ले लेती हूँ आपके सामने, जैसे कि मैंने एक ये बना लिया ओ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अभी मैं सिर्फ एक सिंपली एक चीज़ समझा रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर हैं कार्बन एटम्स 4, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ओ आ रहा है, यानी और हमारे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर्स का है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डाइवैलेंट भी है, यानी 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब इस फंक्शनल ग्रुप का एक साइड होगा लेफ्ट साइड, एक होगा राइट साइड। राइट और लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, वो चेंज कर देना मेटामेरिज्म कहलाता है, यानी वो मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म का जो टाइप है वो मेटामेरिज्म है, ठीक है। कि अगर यहाँ पर एक कार्बन एटम है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें से एक उठाकर हम इधर ले आते हैं, यहाँ 2 कार्बन आ गए, ऑक्सीजन यहीं बीच में रहा, ये हो गया। इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर्स। लेकिन हमने क्या किया, हमने कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन जो उसके दोनों साइड्स पर हुई थी, बस उसको चेंज कर दिया हमने, ठीक है। जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी दोनों साइड्स पर, हमने बस उसको चेंज कर दिया। अब आप इक्वल रखें जैसे मैंने इधर रखा है, या अनइक्वल रखें जैसे ये ऊपर था, वो आप पर डिपेंड करता है। आपको मेटामर्स बनाने हैं ना, अगर आपको ये दिया हुआ होगा तो आप ये बना लोगे, आप अगर आपको ये दिया हुआ होगा तो आप ये बना लोगे। अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे कि हमारे पास आ जाती है एक ये, इसमें आपसे क्या बोला है, आपको दिया हुआ है डाइथाइल ईथर। क्या दिया हुआ है, डाई इथाइल, डाई का मतलब होता है 2, इथाइल यानी 2 कार्बन एटम्स का ग्रुप, और ईथर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है, इंशाल्लाह वी विल स्टडी देम टू। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। मेटामर्स अब इसका बनाना है, हमें सेकेंड मेटामर बनाना है। तो अब जैसे कि हम लोग इसको उठाकर इधर ले आते हैं, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH2O CH3। तो अब ये क्या बना आपके पास, ये आपके पास बन गया मिथाइल N यानी नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो ये जो मेटामेरिज्म है ना हमारे पास, ये हमारे पास 3 ग्रुप्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब यानी ये 3 ग्रुप्स में मेटामर्स हम लोग कर सकते हैं। और वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं, ईथर, कीटोन एंड ईस्टर या एस्टर व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये 4 आइसोमेरिज्म की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बुक का पूरा पार्ट इसको पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया आपको ये पता होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे अब टॉटोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उनकी सिर्फ छोटी छोटी सी डेफिनेशन, लाइक उसको मैं इतना गो थ्रू नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, ओके। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया हो। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप इजीली कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह रिप्लाई कर देती हूँ एज यूजुअल। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म में प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन विथ प्लस साइन, यानी जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन्स हो, तो उसकी शिफ्टिंग एक इस मॉलिक्यूल के अंदर ही टॉटोमेरिज्म कहलाता है। या आप इसको, हमारे सर ने इस तरह भी समझाया था कि बॉन्ड्स की शिफ्टिंग को टॉटोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें हम लोग बॉन्ड चेंज कर दें, वो टॉटोमेरिज्म कहलाता है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, इसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके फिनोमिना को इतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अमाइनो एसिड है कोई सा भी, सही है, कोई सा भी अमाइनो एसिड है, इसमें ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर और अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर ये हाइड्रोजन इस अमाइनो के साथ मिल जाएगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ऐसा क्या रिएक्शन हुआ, इसमें नहीं जाइएगा, ठीक है, इसमें नहीं जाइएगा, अभी सिर्फ सिंपल रखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, खुद प्रोटॉन बन गया, प्रोटॉन जाकर अमाइनो से अटैच्ड हो गया, ये अमाइनो प्लस में आ गया, ये कार्बोक्सिलिक माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, ठीक है। और ये प्रोटॉन की जो शिफ्टिंग होती है ना,
ये टॉटोमेरिज्म कहला रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। या हमने जैसे कि हम लोगों ने बात की बॉन्ड शिफ्टिंग की, ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। ये बॉन्ड जो है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन इस हाइड्रोजन ने अमाइनो के साथ ये ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया। और ये बॉन्ड जो, जैसे कि हम लोग बात करें तो हम इसे डेटिव बॉन्ड कह सकते हैं या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया। तो ये टॉटोमेरिज्म है, जिसको बिल्कुल सिंपली ऐसे ही रखिएगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ जाएं तो यहाँ पर भी आपके सामने कंडीशंस आएंगी। कितनी? 2 कंडीशंस हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वहाँ होता है जहाँ चायरल कार्बन या कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। और कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिसमें इसकी चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स सेटिस्फाई करें। इसकी भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे कि ये एक कार्बन अल्फा है या मेन कार्बन है और इसकी ये 4 बॉन्ड्स हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर मैंने कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके चारों बॉन्ड्स पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है? सिर्फ लेटरल इन्वर्जन होती है। क्या होती है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन से क्या मुराद है? इनकी मुराद ये है कि मिरर इमेज बन जाएगी। मिरर इमेज आप लोगों ने देखा है कि जब आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट जो होता है वो आपका राइट बन जाता है और आपका जो राइट होता है वो आपका लेफ्ट बन जाता है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी यही होगा कि इसका जो लेफ्ट होगा वो इसका राइट बन जाएगा और जो इसका राइट होगा वो उसका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। ये OH इधर आ गया, ये कार्बन और ये H, और सब कुछ सेम रहा। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या है कि एक सिस में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो सेम साइड्स पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सेम साइड्स पर होंगे। और ट्रांस में फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट साइड्स पर होंगे। जैसे कि ये 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसका और एक यहाँ पर, तो इन दोनों की साइड सेम है, तो ये सिस आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको चेंज किया इस तरह कि एक फंक्शनल ग्रुप इधर लगाया हुआ और एक इधर, तो ये साइड्स क्या हैं? ये डिफरेंट साइड्स हैं। तो ये है ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाना चाहा है इन तीनों को स्पेशली, क्योंकि जब मैंने पहली बार इन लोगों को पढ़ा था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती और शायद मैंने लास्ट में अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर ली। सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया हो। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आराम से। आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह जितनी जल्द मुझसे हो सके। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट समझ ना आए, वीडियो को दोबारा एक बार देखें और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो आपको क्या करना है, आपको पता होगा। आपको बुक खोलनी है, बुक से ये पूरा टॉपिक रीड करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। दैट्स द मेजर पॉइंट, अपने नोट्स बनाने हैं, तो मत भूलिएगा इसे। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी अता करे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।